वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं DSSB TGT और PGT का जो पेपर है वो बहुत जल्द होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जो है अगस्त लास्ट या सितंबर के स्टार्टिंग में जो पेपर होने वाला है, तो बहुत कम दिन बचे हैं, तो उसके जो है हम रीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम सिस्टमेटिकली जो है सिलेबस ऑफ TGT नेचुरल साइंस की तैयारी करेंगे। तो आज के लिए सबसे पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ करंट की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ टॉपिक्स की। जो टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ पोटेंशियल, potential differences, Ohm's law, series combinations of resistors, parallel combinations of resistors, power dissipation due to current and interrelations between P, V, I and R। तो यहाँ तक के टॉपिक्स जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इट इज़ द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट इन्फिनिटी से, ठीक है, जब इन्फिनिटी से हम लोग एक पॉइंट तक, ठीक है, मान लीजिए दिस इज़ द पॉइंट, इधर तक जो है हम लोग जो वर्क डन करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए, इस पॉइंट तक इन्फिनिटी से यहाँ तक पॉइंट लाने में जितना वर्क डन हम करते हैं उस चार्ज को, ठीक है, किस चीज़ को लाते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज को। याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव साइंस में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इफ़ W इज़ द वर्क डन, ठीक है, अगर मान के चले हैं कि जो इन्फिनिटी तक इस पॉइंट ए पॉइंट तक लाने में हमें W वर्क डन किया है, और जो चार्ज है उसका कितना जो है, चार्ज कितना है उसके ऊपर Q, ठीक है, तो पोटेंशियल जो है कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई W बाई Q। ठीक है, पोटेंशियल को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, कैपिटल V से। ठीक है, यहाँ कैपिटल V छोटा स्मॉल v जो है उसका ध्यान रखिए, अगर आप स्मॉल v लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लोग कैपिटल V में ही यहाँ पर लिखेंगे। SI यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट। यहाँ पर जो W होता है यानी वर्क डन होता है वो होता है जूल के अंदर। जब जूल के अंदर हम लोग वर्क डन लेते हैं और जो चार्ज होता है वो कलाम में लेते हैं, तो उसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है वोल्ट। यानी वोल्ट जो होती है उसकी SI यूनिट होती है, और वोल्ट किसके यूनिट इक्वल होता है, जूल पर कोलाम की। ठीक है, तो ये जो है हमारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमें समझ आएगा कि इन्फिनिटी से जब हम लोग किसी एक पॉइंट तक जो वर्क डन करते हैं चार्ज को लाने में, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब हम 2 पॉइंट्स में, ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट पर इनिशियली जो है चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट था, ए पॉइंट पर था, जब हम उसको नेक्स्ट किसी और पॉइंट पर लेके जाते हैं, यानी मान लीजिए बी पॉइंट पर लेके जाते हैं, तो उस टाइम पर कितना वर्क डन होता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब है वन यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर is defined as electric potential difference between 2 points is known as between 2 points in an electric circuit carrying some current। ठीक है, तो जो उसके अंदर करंट कैरी हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क डन बाय में चार्ज, तो ये भी जो है W बाई Q ही होता है। ठीक है, तो वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम A टू B बाय में चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इसकी भी यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट्स। इसकी भी वोल्ट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट्स। और यहाँ पर भी वही रहेगा कि वर्क डन जो है जूल में है और चार्ज क्या है, Q, दैट इज़ कोलाम के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कलाम विद अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, V कितना दिया हुआ है, 24 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज कितना दिया हुआ है हमें, 4C। हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो यहीं से फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू W बाई में Q। ठीक है, V कितना दिया हुआ है, 24 इज इक्वल टू W हमारा वर्क डन हमें निकालना है, ये हमें 4 दिया हुआ है, तो W कितना आ जाएगा हमारा, 24 इंटू 4 दैट इज़ 96। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 96 जो है, वर्क डन की बात हो रही है तो 96 जूल होगा। ठीक है, याद रखिए किस में आएगी यूनिट, जूल के अंदर। उसके आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू देयर प्लेसेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द वर्क डन। ये किस लिए यूज़ होती है, वर्क डन को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इससे रिलेटेड जो है हर बार 100% जो है 2 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ओम्स लॉ की बात करें तो अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशंस द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर
अगर हम बात करें कि एक वायर से है जो करंट फ्लो कर रही है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, मान लीजिए एक जो है वायर से करंट पास हो रहा है, दैट इज़ आई। करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई। तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई की। या तो हम कह सकते हैं वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, जिसमें से क्या कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के। ठीक है, तो वी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से वी अगर हम लोग कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो वी बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर, दैट इज कॉन्स्टेंट आर, और इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हो जाए वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है दैट इज ग्राफ। इस ग्राफ की बात करें तो जो अगर हम वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे जो करंट लेते हैं, जो हमारा ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जो कि 0 पॉइंट से शुरू होता है। अगर हम इसको पीछे की तरफ ले जाएं, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और ये जो हमारा इसका स्लोप होगा वो डोनेट करेगा हमारा आर को। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हम कर चुके हैं, करंट जो होता है उसकी यूनिट होती है एम्पेयर, दैट इज कैपिटल ए से डोनेट करते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की बात करें, इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, जो करंट होता है उसके अपोजिशन में फ्लो करता है। एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी ओम होती है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन है कैरिंग 1 एम्पेयर करंट एंड 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड। ठीक है, तो 1, अगर मान लीजिए एक वायर है जिसमें से 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है और दोनों पोटेंशियल जो दोनों वायरों के एंड्स पे 1 जो है वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज द कंपोनेंट दैट रेगुलेट्स करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वजह से अगर हमने बाहर से करंट जो है उसको रेगुलेट करना है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज होगा। A rheostat is a device that commonly used to adjust the resistance। तो रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए कौन सा जो है मीटर, कौन सा डिवाइस यूज होता है, दैट इज रियोस्टेट। ठीक है, तो इधर से बनता है कि रियोस्टेट क्या होता है, दैट इज अ डिवाइस टू एडजस्ट द रेजिस्टेंस। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन से फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन 100% आता है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, कि मटेरियल की वायर का मटेरियल कैसा है, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। लेंथ क्या है वायर की, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस कितने होगा, एल की जो है लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द वायर यानी क्रॉस सेक्शंस ऑफ द वायर के जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, मतलब दोनों को इक्वल करते हैं, तो दैट इज नोन एज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर बाय में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट आ जाता है, दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रो हम लोग बोलते हैं। इट इज़ प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट दैट फिट्स द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर सब्सटेंस। ठीक है, तो रेजिस्टिव की बात करते हैं। पहले एक बार याद रखिएगा, जो R इज इक्वल टू एल रो एल ए आया था, तो याद रखिएगा अगर हम लोग लेंथ की वायर को, मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि लेंथ को जो है 2 गुना इंक्रीज़ कर दिया जाए और जो इसकी रेडियस है वो है 2 गुना, वो भी जो है 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दी जाए, तो बताना है हमें कि जो रेजिस्टेंस होगा वो किस तरह से इफेक्ट होगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी 2L हो जाएगी, और एरिया में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस जो है आर इंक्रीज़ हो रही है तो इधर 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनिशियली बात करें तो 1/2, तो यानी इनिशियल का जो होगा उसका हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा पूरा चेंज करने पर। तो यही पूछा जाता है कि लेंथ इंक्रीज़ कर देते हैं, कई बार डिक्रीज़ करवा देते हैं या फिर एरिया इंक्रीज़ करवा देते हैं, तो उस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो जो लेंथ को याद रखेगा कि उसमें क्या लगाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के इन्वर्सली बेस्ड। ज़्यादातर हमें रेडियस दी होती है और एरिया जो है उसकी जगह हम लोग पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस टाइम पे।
ठीक है। इट इज़ ऑफर्ड बाय ए वायर इन ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, जब हम मान के चलते हैं कि एक यूनिट लेंथ होती है और एक यूनिट जो है एरिया होता है, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसकी जो है मान लीजिए इसकी एक ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती थी, ओम होती थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ओम। ठीक है, लेंथ की कितनी होती, रो हमें निकालना है, लेंथ कितनी है, मीटर है, एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वेयर होता है, तो यहाँ से मीटर आ जाएगा। तो ये अगर हम लेके जाएँ तो रोड की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, दैट इज़ यूनिट ऑफ रो। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ऑप्शन मेटल्स एंड एलोइज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटीज ऑफ इंसुलेटर सच एज रबर एंड ग्लास इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर। ये और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर इफेक्ट्स बोथ मटेरियल्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर से है जो रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है और रेजिस्टेंस भी। एलॉयज रेजिस्टिविटी इज यूजली हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। मेटल से सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अगर हम मान के चलें तो सबसे पहले होती है इंसुलेटर्स की, फिर होती है एलॉयज़ की, एंड देन होती है मेटल्स की। ठीक है, तो हम लोग जो है ना तो बहुत ज़्यादा लेते हैं ना बहुत कम लेते हैं, तो इसी वजह से एलॉयज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ना तो बहुत कम होती है और ना ही बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एलॉयज़ रेजिस्टिविटी इज यूजली द हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एट हाई टेम्परेचर एलॉयज़ डू नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज, बर्न नहीं होते हैं, हैंस दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एलॉय क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर बर्न नहीं होते हैं। टंगस्टन इज़ अ नियरली एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट्स। ठीक है, तो बल्ब के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, टंगस्टन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, टंगस्टन। वाइल कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। जो इलेक्ट्रिक वायर्स डाली जाती हैं उनके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जितनी जिसकी रेजिस्टिविटी होगी उतनी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, यानी उनके अंदर कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। मेटल्स होते हैं जो वो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, यानी कंडक्टिविटी क्या उन पर ज़्यादा होगी। तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होते हैं। तो कंडक्टिव की यूनिट क्या हुई, पर ओम पर मीटर। पर ओम को हम लोग बोलते हैं मो। ठीक है, पर ओम को हम लोग क्या बोलते हैं, मो। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट क्या रहेगा टेम्परेचर का इसके ऊपर। कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज लियरली एज द टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। एज टेम्परेचर राइजेस इंसुलेटर रेजिस्टेंस राइजेस एज वेल। As a semiconductor's temperature rises, its resistivity falls. रेजिस्टिविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीज द टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, जो एलॉय की होती है उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, वेयर एज इन सेमीकंडक्टर उसकी रेजिस्टिविटी फॉल होती है एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विद रेजिस्टिविटी दैट फॉल्स बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो बीच के जो होते हैं दैट इज नोन एज इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर्स। मटेरियल्स विच लूज देयर रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो लो टेम्परेचर पर अपनी रेजिस्टिविटी लूज कर देते हैं, दैट इज नोन एज सुपर कंडक्टर्स। तो याद रखिएगा जो सुपर कंडक्टर्स क्या हो, जो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी जी, यानी उनके अंदर रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ इस बेसिस पर क्वेश्चंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 45 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज करंट ऑफ 3 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स। वट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंसेज इज इंक्रोज टू 120 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ है हमें इनिशियली क्या दिया हुआ है कि वी दिया हुआ है हमें 45 वोल्ट, उसके अंदर जो है करंट पास कर रहा है आई, तो हमें जो है कितना दिया हुआ है 3 एम्पेयर। आई हम आर हमें यहाँ से निकालना है इनिशियली, फिर उसके आर नहीं हमें दिया, फिर उसने क्या है कि पोटेंशियल को जो है मैंने 120 वोल्ट कर दिया है। ठीक है, इधर जो है उसने करंट हमें निकालने के लिए बताया हुआ है। रेजिस्टेंस हमें यहाँ भी नहीं पता, रेजिस्टेंस क्योंकि वायर सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटर जो है सेम है, तो रेजिस्टेंस दोनों के अंदर सेम रहेगा। तो अगर यहाँ से हमें निकल जाता है तो यही जो है इसका बन जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर 45 इज इक्वल टू 3 इंटू आर। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा 3 5 15, आर कितना आएगा 15। यहाँ से अगर दोबारा फॉर्मूला लगाए तो V इज इक्वल टू आई आर वी डैश आई डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर कितना हो गया हमारा 15, आई हमें निकालना है, और V हमारा कितना है अब 120, तो 120 बाई में 15,
यानी 40, 3 5 फिर उसके बाद 8, तो आंसर कितना आएगा 8 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर कितना आया 8 एम्पियर। तो करंट इज़ 8 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करिएगा क्योंकि सेम वायर अगर दी होती है तो क्योंकि वो चेंज नहीं होती। फिर उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, बट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ A 1/4 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इनिशियली इसने क्या कि रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो लेंथ और एरिया के ऊपर। ठीक है, तो लेंथ कितनी दी हुई है इसकी L दी हुई है और एरिया कितना दिया हुआ है A। उस टाइम पर इसका कितना है 8। ठीक है, 8 इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर हम मान के चलें तो रो L A, क्योंकि सेम वायर है तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर सेम हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, सेम मटेरियल बोला उसने, तो सेम मटेरियल के हम लोग बात के चलेंगे तो उसके अंदर सेम होगा, लेकिन लेंथ और जो रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है। फिर उसने क्या कहा है, अब जो है रेजिस्टेंस हमें बताना है कि क्या होगा अगर उसकी लेंथ जो है 1/4 हो जाती है इनिशियल के। ठीक है, L डैश क्या है 1/4 ऑफ इनिशियल लेंथ, और एरिया क्या है, फाइनल एरिया क्या हो रहा है 2A। ठीक है, तो यहाँ पर L क्या हो रहा है हमारा जो 1/4 L। ठीक है, तो L डैश रो L डैश A डैश। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो L की जगह क्या लिखेगा L/4 और A डैश की जगह क्या आ जाएगा 2A। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लें तो रो LA 1/8 और इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 8। ठीक है, यहाँ पर देखो जो रो LA कितना आया था हमारा इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाई 8, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो होता है, अगर मान लीजिए एक सर्किट है उसके अंदर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, और काफ़ी रेजिस्टेंस है जितने भी होंगे, अभी हम 3 मान के यहाँ पर चलते हैं। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा या फिर हम कह सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा पूरा वायर का, दैट विल बी द प्लस ऑफ सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R कितना होगा सीरीज़ के अंदर R1 + R2 + R3। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ऐड। एक सर्किट के अंदर जब लोग हम रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उस टाइम पर पोटेंशियल जो है चेंज होता रहता है, बट करंट जो है सेम रहता है। मान लीजिए ये सर्किट था। ठीक है, किस तरह से ये सर्किट था, इसके अंदर जो है करंट पास कर रहा था, यानी ये R1, ये R2 और ये R3, तीनों के अंदर से जो है आई करंट ही पास ऑन करेगा। ठीक है, बट जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो इसके अंदर वो डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर V1 होगा, यहाँ V2 होगा और यहाँ V3 होगा। पोटेंशियल कैसे निकलता है, दैट इज़ V1 अगर हमें निकालना है I × R1, V2 कैसे निकलेगा I × R2। ठीक है, लेकिन जो इनिशियली करंट लगा था वही जो है R1, R2 और R3 में इक्वल होगा, तो हमें कोई चेंज नहीं होगा। V3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा I3। ठीक है, तो यहीं पर ये इस तरह से होता है। द करंट इन अ सीरीज इज सर्किट इज कॉन्स्टेंट, जो करंट होता है वो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। एज अ रिजल्ट कनेक्टिंग अ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज इज़ क्लियरली इम्प्रैक्टिकल। इसलिए अब जो हम कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उसको ज़्यादा जो है करंट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक लैम्प को कम हीटर, तो उनको सीरीज़ में नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा वो बहुत ज़्यादा करंट जो है बहुत डिफरेंस है, तो एज अ रिज़ल्ट एक जो है नहीं चलेगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए इसमें से एक रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है, एक रेजिस्टेंस बीच में से टूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए R2 जो है टूट जाता है तो आगे करंट पास ऑन नहीं होगा क्योंकि जो है सिस्टम ब्रेक हो गया है। R3 में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो R1 और R2 तक तो करेगा बट R3 में नहीं करेगा, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो जो सीरीज़ का सर्किट होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि किसी एक चीज़ का ख़राब होने से पूरा सर्किट जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, पूरा सर्किट जो है ख़राब हो जाता है। The main disadvantage is if one component fails, then the circuit is broken and none of the other component work। ठीक है, तो जो अगला कंपोनेंट है वो वर्क नहीं करेगा। अब इसने क्या किया हुआ है, ऑप्शन एग्जाम्पल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक लैम्प है उसका रेजिस्टेंस 25 ओम है, कंडक्टर है उसका 5 ओम है, उनको कनेक्शन से जोड़ दिया है 90 वोल्ट की बैटरी से, तो टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, अब इसने क्या करा है, ये 5 ओम का दिया हुआ है और लैम्प जो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है 25 ओम का। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है कितना का होगा। तो सीरीज़ में है तो R इक्वल टू कितना होगा R1 + R2। ठीक है, ये दोनों क्या है सीरीज़ में, तो ये दिया हुआ है 5 और ये दिया 25, टोटल कितना हो गया 30। और मैंने बताया था कि
करंट जो होगा वो सेम होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर। V कितना दिया हुआ है 9 और ये कितना दिया हुआ है R 30। I कितना हो जाएगा हमारा 3/110 यानी 0.3 एम्पेयर। ठीक है, कितना आएगा 0.3 एम्पेयर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो ये जो रहेगा उसके अंदर जब हम लोग पैरेलल में अरेंज करते हैं, ठीक है, पैरेलल में किस तरह से अरेंज करते हैं, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये था, दूसरा रेजिस्टेंस बिल्कुल इसके पैरेलल में, तीसरा इसके पैरेलल में, कितने भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्किट यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर करंट एंड देन बैटरी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे R, दो जो होगा इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 या इन्फिनिटी, जितना भी इसके अंदर ऐड करें। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स of individual resistance is equal to the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistance। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंसेस रिमेन सेम वेयरएज करंट विल बी वेरी। ठीक है, करंट जो है इसके अंदर वेरी करेगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इनटू डिवाइडेड इन द पैरेलल सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि सर्किट में जो पैरेलल में क्या होगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए R1 था, ये R2 R3, यहाँ पर V होगा, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, बट यहाँ करंट कितना होगा I1 या I2 होगा और यहाँ I3 होगा, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से ये टोटल करंट कितना आया था I, तो I टोटल कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और कॉमन V जो है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, तो इसलिए V के इक्वल ही यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है हमारी पैरेलल की, मान लीजिए ये बल्ब जो है ख़राब हो गया, मान लीजिए हम लोग एल जो है R1 जो है ख़राब हो गया, बट अब यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, बट अब सारा करंट क्या करेगा I2 और I3 में से पास ऑन कर जाएगा। तो पैरेलल की सबसे बड़ी एडवांटेज ये रहती है कि एक चीज़ ख़राब होने से पूरा सर्किट ख़राब हो जो है नहीं होता, वो काम करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R1 R2 3 होते हैं, 2 ओम 4 ओम 6 ओम दिया हुआ है, बैटरी 9 वोल्ट की दी हुई है, तो सेम वही है, बस पैरेलल में इसको अरेंज कर दिया है। तो रेजिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 1/R की। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 4 इंटू 2 तो 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस दैट इज़, फिर यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो इसको जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लेंगे एंड देन जो है हमारा निकल जाएगा। ठीक है, फाइनली जो है हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ से रेजिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे तो 11/2 आ जाएगा, यानी पैरेलल में 12 बाई अप्रोक्सीमेटली ठीक जो है रेसिप्रोकल ठीक करेंगे तो यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट में ये होगा कि इलेक्ट्रिक करंट में पावर किस तरह से डिसिपेट होती है, ये वाला टॉपिक रहेगा इस पर। ठीक है, द सोर्स एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली डिसिपेटेड फुली इन द फॉर्म ऑफ हीट इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, अगर कॉन्स्टेंट डिसिपेटेड मतलब जो है ख़त्म होती रहेगी, मतलब लॉस होती रहेगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, किस फॉर्म में हीट होगी, डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है लॉस होना, डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है लॉस होना, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, अगर इलेक्ट्रिक सोर्स जो है रेजिस्टिव होगा। रेजिस्टिव का मतलब है उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, रेजिस्टेंस जो है अधिक पाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स। तो जब लॉस हो रहा है हमारा एनर्जी का तो उसको हीट के रूप में, दैट इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फॉर अ स्टडी इलेक्ट्रिक हीटर्स आयरन्स एंड अदर ग्रेडेज आर द ऑपरेटिंग ऑन दिस इफेक्ट। इसके बेनिफिट भी होते हैं, जो इलेक्ट्रिक हीटर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं उसी को हम यूज़ करते हैं इस फिनोमेना को। इसका बेनिफिशियल क्या हुई, एडवांटेज क्या हुई कि इलेक्ट्रिक हीटर्स और इलेक्ट्रिक आयरन इसी बेसिस पर चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग H, तो यहाँ से इसकी जो निकालते हैं दैट इज़ नोन एज VI इज इक्वल टू T। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, और पावर क्या होती है VI के इक्वल होती है, तो यहाँ से हम लोग जो है निकालते हैं, सॉरी पावर नहीं, ठीक है। अब ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, व्हेन करंट I फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस R हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R से जो है प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट इज प्रोड्यूस्ड, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या निकलता है V इज इक्वल टू I
हमने क्या निकाला था अभी जो है पीछे फॉर्मूला बताया था, H=VIT। V की जगह हम लोग क्या आ सकते हैं, IR लगा सकते हैं। तो H क्या हो जाएगा, IR इंटू I इंटू टी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे I²RT, ठीक है। तो यहाँ से भी दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसी बेसिस पर जो है क्वेश्चन है, दैट इज़ 120 जूल जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है। कितने रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं, अब इस फॉर्मूले को, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, H=VIT। दूसरा क्या बन जाएगा, I²RT। और तीसरा जो है इसका IT। और तीसरा इसका क्या बन जाएगा, V की जगह हम लोग जो है I की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, V=IR। तो V में R इंटू टी। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला और बन जाता है, V²/R इंटू टी। तो इसी बेसिस पर हमने कहा था V जो है हमारा कितना दिया, 120 की पावर स्क्वायर 6 ओम जो है आ जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो रेजिस्टर के अकॉर्ड हमारे यहाँ पर जो है हीट दी हुई थी, 120 क्या दिया हुआ था हमारा, हीट दिया हुआ था, ठीक है। तो हीट कितनी दी हुई है, V² हमें निकालना है। टाइम जो है हमारा, हम मान के चलेंगे कि 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर पास ऑन हो रही है, ठीक है। और रेजिस्टर हमें दिया हुआ है, ठीक है। 120 इंटू 6/1 = V²। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा, दैट इज़ 4.47 एम्पियर, ठीक है। सॉरी 26.82, 4.47 तो हमारा करंट आएगा, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या रहेगी कि इसके अंदर जो है हीट क्रिएशन तो होगी होगी, ये एक फिनोमिना है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल फिनोमिना है। जब भी करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, एज अ रिजल्ट कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हीट इज़ अनडिज़ायरेबल, इसको हम चाहते नहीं है कि हो, क्योंकि हमारे इससे क्या होती है, यूज़फुल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। हम चाह नहीं रहे लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। लेकिन इसकी बेनिफिट है कि लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवंस, इलेक्ट्रिक केटल्स आर ऑल एग्जाम्पल विच आर वर्किंग ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जो इस बेसिस पर वर्क करती हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग फिनोमेना पाया जाता है, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस्ड होती है। बल्ब जो होता है कुछ टाइम हम जो है ऑन करके रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक हीटिंग फिनोमेना देखने को मिलता है। बल्ब फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ टंगस्टन, अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इतने हाई टेम्परेचर होने के बाद भी जो है बल्ब हमारा बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता, काफ़ी टाइम बाद ख़राब होता है, उसकी जब तक एक्सपायरी नहीं आती। तो क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, टंगस्टन। जो इसका फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। द फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज अनदर प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ जूल्स हीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज पॉइंट कहाँ, फ्यूज़ वायर। फिर क्या, फ्यूज़ वायर देख लेते हैं कि क्या होती है। जब वायर जो है मेल्ट कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, या जो हमारे डैमेज से जो बचाने के लिए वो टूट जाती है, अप्लाइंसेस को ख़राब मतलब एक तरह से बेल्ट हो जाती है, ब्रेक करती है, या हमारे बाकी अप्लाइंसेस को बचाने के लिए डैमेज से, तो वो जो है अपने आप को फ्यूज़ कर लेती है, तो उसे बोलते हैं फ्यूज़ वायर। इट प्रोटेक्टेड सर्किट्स अप्लाइंसेस बाय इंटरप्टिंग टू हाई इलेक्ट्रिक करंट। क्यों ऐसा करती है, क्यों फ्यूज़ हो जाता है, जब हाई इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा पास होता है तो जो है वायर फ्यूज़ हो जाती है। इट इज़ कनेक्टेड टू द डिवाइसेस इन सीरीज। याद रखिएगा, जो वह सीरीज़ में कनेक्ट होती है, ना कि पैरेलल में, ठीक है। क्योंकि फिर सीरीज़ में मैंने बताया था कि यहाँ मान लीजिए मैंने क्या करा है, फ्यूज़ वायर लगा दिया है कि अगर इसमें से एक लिमिट से ज़्यादा करंट पास करेगा तो ये फ्यूज़ कर जाएंगे। फिर हमने जो है कोई अपना अप्लायंस लगा दिया है जो हमारा मेन अप्लायंस होता है। तो अगर यहाँ से जो है ये फ्यूज़ हो गया, इसने क्या करा, सर्किट ब्रेक कर दिया, ये टूट गया बीच में से, तो एज अ जल गई है, मतलब ये कह सकते हो टूट गया है, जल गया है, ठीक है, मेल्ट हो गया है। तो एज अ रिजल्ट करंट आगे पास ऑन नहीं होगा, हाई वोल्टेज करंट जो आगे पास ऑन नहीं होगा। एज अ रिजल्ट हमारा जो अप्लायंसेस है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या यूज़ होता है, मेटल या एलॉय की वो बनी होती है, प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, ठीक है। और जो है काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एलॉयज आर यूज टू मेक फ्यूज वायर्स, ठीक है। मैक्सिमम सेफ करंट दैट कान पास थ्रू द फ्यूज वायर इंक्रीजेज एज द थिकनेस ऑफ द वायर इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है, ज़्यादा फ्यूज वायर की जो है पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम जो, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस के वर्क की बात करें, तो वर्क हैज़ टू बी डन इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस V इज द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, द वर्क डन इज नोन एज V इज इक्वल टू Q, बट I इज इक्वल टू QT। बट करंट क्या होता है, QT का, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू TV। V की जगह क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R1 R2 3 होते हैं, 2 ओम 4 ओम 6 ओम दिया हुआ है, बैटरी 9 वोल्ट की दी हुई है। तो सेम वही है, बस पैरेलल में इसको अरेंज कर दिया है। तो रेजिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा,
1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 1/r के। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 6 4 इंटू 2 तो 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस दैट इज़, फिर यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो इसको जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लेंगे एंड देन जो है हमारा निकल जाएगा। ठीक है, फाइनली जो है हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ से रेजिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे तो 11/2 आ जाएगा, यानी पैरेलल में 12 बाई अप्रोक्सीमेटली ठीक जो है रेसिप्रोकल ठीक करेंगे तो यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन एक और निकाल सकते हैं। तो W जो है किसका हो जाएगा, Q जो है हमारा QV होता ही है, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं IR। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो QVT। ठीक है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमारा जो है निकल जाएगा I²RT या W²TR। द वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है दैट इज नोन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो W/T, W क्या होता है हमारा V = I²R। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन एक और निकाल सकते हैं। तो W जो है किसका हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर R, या P = VI। ठीक है, P = VI, इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो है याद रखो। उसके बाद V की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो IR, तो वहाँ से जो है हमारा निकल जाता है। ठीक है, इस बेसिस पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट जनरेटर, करंट इज दिस, तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ बल्ब। ठीक है, P = VI हो जाएगा। तो यहाँ से 230 इंटू 0.75, तो हमारा आंसर आएगा 172.5। ठीक है, पावर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे निकलती है वो देख लेते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ kWh। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है जो हमारे घरों में कमर्शियल होती है, दैट इज़ kWh। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन ए हाउस होल्ड कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसके अंदर हम लोग हैं नंबर ऑफ kW जितना होगा उतनी हमारी यूनिट्स होंगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, टोटल यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो यहाँ तक जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बचे हुए टॉपिक्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ करंट की। होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो है आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो है मैंने ये PDF और बाकी नोट्स जो हैं अपलोड कर दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।